special person here who has cleared SBI PO in first attempt. So we have Pallavi from Varanasi. Pallavi, पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए सभी के लिए. So hello everyone, my name is Pallavi Gautam and I am from Varanasi, Uttar Pradesh and I have cleared SBI PO examination this year in my first attempt. ओके. तो पल्लवी कैसा लग रहा है, मतलब पहले अटेम्प्ट में ही एसबीआई पीओ क्लियर कर लिया. यूजुअली लोगों को बहुत टाइम लगता है, तो कैसी फीलिंग थी? पहले बताओ ये रिएक्शन कैसा था आपका जैसे आपने रिजल्ट दिखा, तो वो फर्स्ट रिएक्शन आपको बताओ थोड़ा सा, क्या हुआ? हंसे थे, रोए थे, क्या हुआ था? मेरे फ्रेंड ने बताया कि रिजल्ट्स आर आउट, तो पहले तो एक मतलब आई वाज टोटली नम कि फाइनली रिजल्ट्स में बहुत दिन से वेट कर रही थी, बट स्टिल एक से उस मोमेंट के लिए मैं बहुत डर गई थी कि क्या ही आया होगा रिजल्ट में. तो फिर मैंने रिजल्ट में अपना पीडीएफ, अपना रोल नंबर चेक किया और वहां पे जब मुझे मेरा रोल नंबर देखा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिटरली मैं रोने लगी थी कि मतलब फाइनली हो गया. सो आई वाज लिटरली वेरी इमोशनल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, ऑब्वियसली बहुत इमोशनल मोमेंट होता है और बहुत बड़ी बात भी है, राइट? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना डेफिनेटली ग्रेट न्यूज. तो पल्लवी आप ये बताओ कि स्ट्रैटेजी आपकी क्या रही, मतलब कभी आपने सोचा था कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होगा? आपने किस तरीके से सारे सेक्शंस को हैंडल किया? हर दिन आप कितना टाइम देते थे पर सेक्शन? मैं दिन में हर सेक्शन के लिए 3-3 घंटे देती थी. 3 घंटा इंग्लिश, 3 घंटे रीजनिंग, 3 घंटे मैथ्स और 1 घंटा मैं करंट अफेयर्स करती थी रोज़. और संडे को मेरा पूरा टाइम सिर्फ रिवीजन को ही जाता था. संडे को मैं कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं करती थी. और मैंने स्पेशली ज़्यादा मैंने फोकस किया था अपने पहले बेसिक्स क्लियर करने पे. अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो फिर बैंकिंग में स्पेशली एसबीआई पीओ मेंस जो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस आते हैं वो हम इजीली टैकल कर सकते हैं. तो पहला फोकस आपका था बेसिक्स पे, फाउंडेशन पे, कॉन्सेप्ट्स पे, बेसिक्स. उस पे आपने ज्यादा ध्यान दिया कि हाँ फिर क्वेश्चंस आएंगे उसके टफ लेवल के, तो फिर आप वो कर पाओगे आसानी से, हाँ, राइट? एग्जैक्टली. ओके. और हर डे आप सारे सेक्शंस को टाइम आपका डिवाइडेड था? हाँ, वो फिक्स था. ओके. और तो मैंने प्री के साथ-साथ मेंस की भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की थी. ऐसे आइसोलेशन प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने प्री और मेंस की. ओके. मतलब आपने क्या बोला कि प्री और मेंस साथ में? साथ में. जब मेरे और बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो गए प्री के लिए, तो फिर मैंने मेंस के क्वेश्चंस थोड़े-थोड़े देखने, पहले से आरआरबी क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस मैंने देखने स्टार्ट किए. फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके ऐसे आरआरबी क्लर्क मेंस, फिर आईबीपीएस क्लर्क मेंस, ऐसे करते-करते फिर मैंने एसबीआई पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. तो पल्लवी ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि प्री और मेंस की साथ में प्रिपरेशन करें? इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? ये बहुत एग्जैक्टली मैम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हमें प्री के बाद मेंस के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है. अगर हम ये सोचते हैं कि प्री क्लियर हो जाएगा, फिर हम मेंस अगर हम स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. इसे हमें पहले से करना होता है ताकि हमें जो टाइम मिल रहा है उसके बाद हम उसमें सिर्फ रिविजन करें और ज्यादा से ज्यादा मॉक दे पाए. तो ट्रू. एक साथ प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है. ओके. अच्छा. तो पल्लवी ये बताओ आपको कौन से सेक्शन का सबसे ज्यादा डर था? लाइक आपको लगा कि यार ये थोड़ा ट्रिकी है सेक्शन, मतलब थोड़ा सा ना फियर था उस सेक्शन से, और उसको मैथ ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया? मैथ्स मतलब मेरा बहुत बेकार था, हम्म. बट मैंने उसको स्लोली स्लोली बहुत अच्छे से काम किया. सबसे पहले मैंने उसमें बेसिक्स पे काम किया. उसके मतलब बहुत बेसिक लेवल से मैंने उसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझा, सीखा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत बेसिक क्वेश्चन. उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने प्रोग्रेस किया और फिर मैंने अभी भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने मैथ्स में अटेम्प्ट नहीं किए थे. मैंने 8 से 9 ही क्वेश्चन मैंने मैथ्स में अटेम्प्ट किए थे. बट मुझे इतनी मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी, एक्यूरेसी मेरी 80-85% रहती है. तो इतना तो मेरा श्योर था कि मैंने 8 क्वेश्चन किए तो 6 तो मेरे सही होंगे ही होंगे. मेरा फोकस ज्यादा क्वेश्चन करने पे नहीं रहता है, क्वेश्चन सही करने पे रहता है कि एक्यूरेसी हाँ, ज्यादा होनी चाहिए, तो मार्क्स बिल्कुल. ऑटोमेटिकली बूस्ट होते हैं. 100% राइट. तो एसबीआई पीओ के लिए ये बात याद रखनी चाहिए कि एक्यूरेसी पे मोर देन अटेम्प्ट्स, एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है. अगर आप 8-9 बहुत मायने क्वेश्चंस भी रखते हैं. करके आए, क्योंकि टफ ही आता है एग्जाम, तो वो भी बहुत मायने रखता है कि अगर आपने एक्यूरेसी से किया है तो आपका क्लियर हो सकता है, राइट? एक्सीलेंट. बिल्कुल. और कौन सा सेक्शन था जो मजा आता था, मतलब फेवरेट सेक्शन अटेम्प्ट रीजनिंग. करने में? रीजनिंग. रीजनिंग मेरा फेवरेट था. हाँ, रीजनिंग में सबको मजा आता है, पजल सॉल्व करना और हाँ. सब. एक्सीलेंट. ठीक है, जीए का क्या स्ट्रैटेजी रहा है? वो आपने डे 1 से पढ़ा है डेली? नहीं, जीए मतलब
2 महीने बाद से ही मैंने किया था। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया कि प्रॉपर अब एसबीआई पीओ मेंस के लिए पढ़ना है, 2 महीने मैंने सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स अपने पढ़े। 2 महीने पढ़ने के बाद फिर मैंने जीए स्टार्ट किया। ओके। तो जो जीए की वीडियोज़ आती हैं जनरली यूट्यूब पे, मैंने वो देखी थी टेक्स्ट बुक से। हम्म। और उसके बाद फिर कुछ पीडीएफ्स आते हैं क्वेश्चन के, मैंने वो सॉल्व किए थे। और जीए का मैं संडे को वीकली रिवीजन करती थी। और फिर जब मेरा एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट आ गया था, तो मैंने वो जो 1 हफ्ते 10 दिन मिले थे, उसमें मैंने सिर्फ जीए का ही रिवीजन किया था। ओके, क्योंकि आपका पहले ही क्योंकि जो जीए बाकी भी अब सेक्शंस हैं वो काफी स्ट्रांग हो चुके थे। हाँ, समझ गए। अब तो जीए भी बहुत ट्रिकी आता है, हाँ, तो आपको ये बहुत भी पहले डायरेक्ट से नहीं पढ़ना आता है। होगा। या हुँ। ओके। तो पल्लवी, ऐसा नहीं होता कि जैसे हम मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं जीए, तो ये होता है कि हम भूल जाएंगे, तो उसके लिए आप क्या करते थे? बिकॉज जीए में इतना थ्योरी है, यू हैव टू रीड अ लॉट। हाँ। हाँ, तो उसको यहाँ पे मैंने क्या किया था कि मैं उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश कभी नहीं करती थी। मेरा टारगेट होता था कि हम उसको 3 से 4 बार हम पढ़ेंगे अगर, तो हमें ऑटोमैटिकली वो चीज़ें हमें रिटेन होने लगती हैं। और फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें वो ऑप्शंस देख के हम उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं कि हाँ, इसका आंसर ये था। वो हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अगर हम उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं, हम उसको मेमोराइज़ तो नहीं ही कर पाएँगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम्म। और एक और चीज़ जो मैंने की थी, वो हम कर सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो उसमें जो कुछ जैसे न्यूज़ होते हैं इम्पोर्टेंट नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, इकोनॉमी से रिलेटेड, अगर हम वो न्यूज़पेपर से पढ़ लें और फिर अगर हम उसको पीडीएफ में पढ़ेंगे, तो वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन रहती हैं। मैं तो ये करती थी। ओके, तो आप न्यूज़पेपर्स का भी बहुत हेल्प लियो। ओके, हाँ, ठीक है। मॉक्स का क्या रोल रहा है? टेस्ट सीरीज, मॉक्स जो आपने दिए मॉक्स हैं तो उनका? बहुत इम्पोर्टेंट थे। मैंने टेक्स्ट बुक का ही मैंने मॉक लिया था और वो मेरे लिए सीरियसली बहुत हेल्पफुल था। उसके जो सेक्शनल मॉक्स थे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे और ये प्लस ये जो फुल लेंथ मॉक्स थे, वो भी थे। तो मैं क्या करती थी कि मेरा वेडन स्टार्टिंग में से संडे को ही मैं सेक्शनल मॉक्स देती थी और उसके बाद मैंने वेडनेसडे और संडे 2 दिन किया था मॉक्स के लिए और मेरे ओके। मार्क्स ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे। स्टार्टिंग में तो फिर लगता था कि कैसे ही होगा, क्या ही होगा? लेकिन फिर स्लोली-स्लोली करते-करते वो मार्क्स अच्छे आने लगे मॉक्स में। तो मतलब आप क्या चेक करते थे? परसेंटाइल देखते थे ओवरऑल, या सेक्शन वाइज देखते थे? एनालिसिस कैसे होता था आपका मॉक्स का? पहले तो मेरा फ़ोकस था कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है और उसके बाद मैं देखती थी कि मेरा परसेंटाइल कितना है। मैं 2 ये 2 चीज़ें मैं ज़्यादा देखती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम मॉक देने के कम से 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन उसका एनालिसिस करती थी कि ये क्वेश्चन किया जा सकता था बट मुझसे नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? और अगर इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है? इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, ये और जल्दी हो जाना चाहिए था। तो उस सारी चीज़ों को मैं सही करने की कोशिश करती थी। ठीक है, मतलब रीडू किया, अगर क्वेश्चन वाइज भी देखा कि हाँ, अगर इसमें टाइम लगा क्यों, कहाँ कमी रह क्यों गई। लगा है? हाँ, समझ गए। टाइम मैनेजमेंट काफी स्टूडेंट्स का इशू रहता है, तो आपको वो इशू नहीं आया कभी? क्योंकि उन्हें लगता है इतना सारा पढ़ना है, इतना कुछ है, और कैसे मैनेज करें, तो वो आपका कैसे सॉर्टेड था? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक टाइम टेबल पहले डिसाइड करें। अगर हमने ये चीज़ मैं क्या करती थी कि मैंने डिसाइड किया था कि अगर मुझे 9 से 12 मैथ्स पढ़ना है, तो फिर हम्म। मैथ्स पढ़ूँगी ही उसको। उस टाइम में मैं 9 से स्टार्ट होगा तो 12 पे ही खत्म होगा। उसमें अच्छा। इधर-उधर बिल्कुल टाइम नहीं करती। आई एम वेरी पार्टिकुलर अबाउट माय शेड्यूल्स। मैं उसको हम्म। एकदम रिलिजियसली मैं फॉलो करती हूँ। तो अगर हमने वो फिक्स किया और हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ईज़िली हो जाएगा। मतलब एक रूटीन और एक शेड्यूल होना चाहिए, और उसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ये नहीं कि स्ट्रिक्ट आज। होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब आप बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने स्पेस शेड्यूल को लेके। हाँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। कि और भाई स्पेशली मैं एक 9 टू पनिशमेंट 12। और रिवॉर्ड भी अपने लिए फॉलो करती थी कि अगर मैंने वो अपना हाँ। नहीं फॉलो किया है अगर उस दिन का, तो फिर आई एम नॉट हाँ। गोइंग टू यूज़ इंस्टाग्राम दैट डे और मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन फेज़ में अच्छा, सोशल मीडिया भी बहुत यूज़ किया है। ये बहुत अच्छा है कि खुद ही को पनिशमेंट भी दे दी कि अभी आज हाँ, फॉलो नहीं हुआ शेड्यूल, आज इंस्टाग्राम, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं। हाँ, मतलब खुद और ही की अगर मैंने पनिशमेंट। फॉलो कर लिया, तो फिर मैं शाम को आइसक्रीम खाने या चॉकलेट खाने ज़रूर जाऊँगी, अच्छा, कभी अगर संडे को फॉलो हो ऐसे। गया आज का बहुत शेड्यूल, तो एक ज़रूरी है, चॉकलेट और एक आइसक्रीम। हाँ, ये छोटी छोटी वो सी चीजें ज़रूरी है। हैं, बट ये बहुत काम आती है, मोटिवेशन है। और हाँ, डेली का, कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अच्छा, एक और चीज मुझे ये भी बोलना था कि जैसे आपने बोला कि एक शेड्यूल होना चाहिए। अच्छा, 9 to 12 क्वांट रखा है, और मान लीजिए क्वांट पढ़ने का मन नहीं किया तो? तो मेरा तो फिक्स था कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, तो मैं तो पढ़ूँगी और अगर मन नहीं कर रहा है, तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं कि आप उस टाइम रीज़निंग पढ़ लीजिए। वो भी नहीं पढ़ना तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप स्विच कर करंट ले। अफेयर्स पढ़ लीजिए, स्विच कर हम्म। लीजिए। हाँ, बट लेकिन जो जितना उस टाइम डे फिक्स का है। किया है आपने, उसमें पढ़िए ज़रूर, हम्म, जितना उस डे का फिक्स्ड है वो जरूर फॉलो करना वो है। ज़रूर पढ़िए, हाँ। गुड।
अच्छा, तो जैसे आप इंसेंटिव अपने आप को देते थे कि अगर हो गया शेड्यूल फॉलो तो आइसक्रीम या चॉकलेट, अभी क्या इंसेंटिव है? अभी तो क्लियर ही हो गया पूरा एसबीआई पीओ। हाँ, अभी खुद अभी को तो कोई गिफ्ट अभी देंगे? हाँ। अभी तक तो मैंने खुद को कोई गिफ्ट नहीं दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार पोस्टिंग हो जाएगा फिर मैं कहीं घूमने तो ज़रूर ही जाऊँगी। घूमने जाना चाहते हो, ओके। हाँ, हाँ। बिल्कुल, जल्दी होगा। और पल्लवी ये बताइए, ठीक है, आपने मॉक्स का भी बता दिया, एक शेड्यूल, ये मैं बार-बार बोलती हूँ स्टूडेंट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बता दी कि बहुत फिक्स्ड ज़रूरी। रूटीन बहुत ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन आता है हुँ, उससे। अच्छा, एसबीआई पीओ में कुछ और भी स्टेजेस थे जैसे जीडी और जीई, राइट? हुँ। तो वो आपने कैसे प्रिपेयर किया और वो उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? एक और बात, उससे पहले डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से लोगों को डर लगता है, वो भी आप इनको क्लियर कर दो। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इतना भी डरावना नहीं होता है, आपने कैसे प्रिपेयर किया बता दो सबको। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में इतना वो डरने का ज़रूरत नहीं होता है। उसमें बस अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं फिर तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है क्योंकि भले आपका वो टॉपिक सेम एग्ज़ाम में ना लेकिन आपको लिखने का तरीका पता होता है, तो हम वहाँ जाके हुँ, लिख लेते हैं। और सबसे ज़रूरी उस टाइम में लिखने के लिए, तो इसलिए हम थोड़े ती 10 दिन पे अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं लिखने की तो हम उस टाइम फ्रेम में भी हम लिख पाते हैं। अगर हमने कभी कुछ रीडिंग ही नहीं किया तो हमें लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और वहाँ टॉपिक वैसे बहुत जनरल टॉपिक्स आते हैं, बहुत ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं आते कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचना पड़े लिखने के लिए। दूसरी चीज़ मैंने ये की थी कि जैसे कि आपने बताया था अपने चैनल पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो मैंने वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में कुछ-कुछ कंटेंट देख के गई थी कि अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है तो मैं कुछ ना कुछ तो लिख ही सकती हूँ। मैंने ऐसे हुँ। किया था ये। तो एक बात यहाँ से भी मैं बोलना चाहूँगी कि रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कंटेंट तो वहीं हाँ। से बिल्ड होगा, आपका वहीं बन गया। हाँ, रीडिंग ओवरऑल इंग्लिश के लिए भी हो गई और आपको कंटेंट भी मिल गया डिस्क्रिप्टिव के हाँ। लिए, डेफिनिटली। तो गाइस ये भी इम्पोर्टेंट, एक नोट कर लीजिए, रीडिंग ज़रूरी है, उतना ही आप कर लेंगे तो हो जाएगा मैनेज। अच्छा, जीडीजी कैसा रहा था एक्सपीरियंस आपका? जीडीजी का एक्सपीरियंस वैसे तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि इसमें जीडीजी होगा, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ पे। तो वहाँ हम लोग को जो टॉपिक मिला था वो ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो रिसेंट में चल रहे थे, मैंने उसे प्रिपेयर करके मैं गई थी। मैंने कुछ-कुछ पॉइंट्स सबके ऊपर लिखे थे, 20-25 टॉपिक्स थे मेरे पास। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वहाँ ऐसा टॉपिक ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो फिर थोड़े पॉइंट थोड़ा टाइम मिला लेकिन मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मुझे कुछ-कुछ आइडिया मिल गया था कि हम इसको इस तरीके से करंट अफेयर्स को यूज़ करके बोल सकते हैं। तो कनेक्ट मैंने वो कर सारे लिया? पॉइंट्स लिखे हाँ। और जितने लोगों का मैंने सुना उसमें से मेरे पॉइंट्स काफ़ी अच्छे लगे, स्ट्रॉन्ग लगे मुझे। तो मैंने वो सारी चीज़ें लिखी पॉइंट्स को और उसके बाद फिर वहाँ जब आपको बोलना होता है, तो वहाँ से हर कोई बोलने की कोशिश करता था। आपको अपना टर्न खुद ही लेना पड़ता है। आप ये मत सोचिए वहाँ पे कि आपको सामने वाला देगा इनिशिएटिव कि नहीं अब आप बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो खुद ही आपको टाइम वहाँ मैनेज करना पड़ेगा। हुँ, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा जितना मुझे डर लग रहा था बट ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इसका। और इंटरव्यू? इंटरव्यू के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डर हालाँकि मैंने आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया हुआ था पिछले साल, बट हुँ, स्टिल हुँ, मुझे इसके इंटरव्यू में बहुत डर लग रहा था। तो अब उसको कैसे प्रिपेयर करना था, तो मेरा फ्रेंड था, उसने मेरी बहुत हेल्प की। हमने मिलके एचआर क्वेश्चन्स जो-जो पूछे जा सकते थे, हमने वो सारे क्वेश्चन्स लिखे और उसके सारे आंसर्स हमने डिस्कस किए, कि इसके हुँ, हमें कैसे आंसर्स देने होते हैं। उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई और उसमें हमने जितने क्वेश्चन्स डिस्कस किए, तो उसमें से 2 क्वेश्चन्स रियल इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछ भी लिए थे। आई वाज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि वाओ! ये तो मैंने डिस्कस भी किया था और इसका आंसर मुझे बहुत अच्छे से आता था। वो एचआर क्वेश्चन्स थे और उन्होंने वो पूछ भी लिया, तो मैंने उसका आंसर बहुत अच्छे से दिया, लेकिन मैं उसके लिए प्रिपेयर होके गई थी। तो हमने बहुत अलग-अलग डायमेंशन से मैंने एचआर क्वेश्चन्स प्रिपेयर किए थे और बाकी बैंकिंग अवेयरनेस मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था करंट अफेयर्स के हुँ, टाइम पे और जो मैंने बीकॉम किया हुआ है, तो वो सब्जेक्ट नॉलेज तो थी मेरे पास पहले से ही। मैंने उसको थोड़ा-सा ब्रश अप किया था और बाकी इसमें जो मेरा कि जो बीकॉम से जो क्वेश्चन्स आए थे मेरे अकाउंट से स्पेसिफिकली, उसके मैंने सारे आंसर्स नहीं दिए थे। कुछ-कुछ तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आते। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन्स के लिए मैंने सॉरी ही बोला था वहाँ जाके। लेकिन मैंने अपने एचआर क्वेश्चन्स के आंसर इतने अच्छे से दिए थे कि मुझे लग रहा है उसी वजह से ही मेरे मार्क्स यहाँ पे मिले हैं मुझे। ओके। से क्वेश्चन पूछा एक मैम थी उन्होंने पूछा था कि आप तो कभी कहीं बाहर रही नहीं है। मेरा कॉलेज ये बीएचयू ही था यूनिवर्सिटी जो बनारस में है, ये मैंने यहीं से पढ़ाई की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप तो यहीं पे आपने सारी पढ़ाई कंप्लीट की, अगर आपको बाहर कहीं पोस्टिंग मिलेगी तो वहाँ मैनेज कैसे करेंगी? और एक सर थे उन्होंने पूछा था कि आपने कभी क्राउड मैनेज किया है? तो आप बैंक का क्राउड कैसे मैनेज करेंगी? तो इस तरह क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चंस मैंने पहले से ही प्रिपेयर किए इसके हुए लिए थे। आपके क्या आंसर्स थे? क्राउड कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि ये तो सिचुएशनल क्वेश्चन जब पूछते हैं तो स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन टाइप से ज्यादा डर लगता है कि हाँ ये इसका क्या बोलना है, प्रैक्टिकली कैसे आंसर दे। इसका आंसर ये था कि मैं अपने स्कूल में हेड गर्ल थी।
तो मैंने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराए हुए थे, तो क्राउड मैनेज का एक्सपीरियंस तो है मुझे कि कैसे लोगों से काम कराना है, कैसे लोगों को मैनेज करना है, ये तो आता है मुझे। मैंने वही आंसर वहाँ पे दिया कि सर मुझे बैंक का क्राउड का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने स्कूल में बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराए थे। तो वो मेरे इस आंसर से खुश थे। फिर मैंने अपनी लीडरशिप स्किल्स के बारे में बताया कि जो मेरी लीडरशिप स्किल्स है वो भी काफ़ी अच्छी है कि लोगों से काम कराना मुझे आता है। मैंने इस सेट के सारे आंसर्स दिए थे। मेरा तो इंटरव्यू बहुत का अच्छा, एक्सपीरियंस बहुत क्योंकि अच्छा था। हाँ, ये आपने जो रिलेट किया आपका एक एक्सपीरियंस से, एक वैलिडेशन पॉइंट दे दिया अपने हाँ, आंसर में ही, ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि यही मैं बोलती हूँ एचआर क्वेश्चंस में अगर आप वैलिडेशन पॉइंट दोगे कि ये किया हुआ है ये इस हाँ। तरीके से, तो वो बहुत एक अच्छा इंप्रेशन देता है। एंड यू वर जेन्युइन कि हाँ, आपको आप में कॉन्फिडेंस उनको दिखा होगा डेफिनेटली। हुँ। सो वेरी नाइस पल्लवी। और क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 में, उनके लिए कि उन्हें क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए अगर उन्हें फाइनल सिलेक्शन चाहिए? और एक और बात मैं बोलूंगी, आप ऐड जरूर करना, जैसे आपका था कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो मतलब क्या ऐसा सोचा था या बस अपना 100% दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया? क्या आपने सोचा था नहीं होता तो क्या करना है? तो पॉसिबल तो है, ये तो आपकी एग्जाम्पल से सबको दिख जाएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आराम से क्लियर कर सकते हो एसबीआई पीओ का भी एग्जाम। तो वो उसके लिए आप कुछ टिप्स दीजिए और बताइए हमारे कैंडिडेट्स को, टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट्स को। सबसे पहले तो ये कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा। आपने जब एग्ज़ाम के बारे में सोचा, तो आपके अंदर ये सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, आई कैन डू इट। ये आपके लिए सेल्फ डाउट कभी नहीं आपके अंदर आना चाहिए कि नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं है, कैसे होगा ये? तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि अपने बेसिक्स पे अच्छे से काम कीजिए, अच्छे से टाइम दीजिए चीज़ों को। हम बहुत हड़बड़ी करने लगते हैं कि हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा, हमें ये नहीं करना चाहिए। हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक टाइम लगता है और हम टाइम देना ही पड़ता है, तभी वो चीज़ें क्लियर होती हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने 77 क्वेश्चन्स ही अटेम्प्ट किए थे नहीं 80 क्वेश्चन 80-85 क्वेश्चन्स मैंने अटेम्प्ट किए थे और उसी में से ओवरऑल मैंने क्लियर भी कर लिया ये एग्ज़ाम। तो ऐसा भी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने हैं, लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं और अपने ऊपर भरोसा पूरा होना चाहिए कि हम तो कर ही सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम में और वहाँ जब हमसे क्वेश्चन्स नहीं होते हैं लाइन से तो हमें लगता है कि हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, हमारा कैसे ये क्लियर होगा? हम वहाँ ही एक डिप्रेसिंग सिचुएशन में चले जाते हैं, कि हम इतनी मेहनत करके आए थे और हमसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इस सिचुएशन को वहाँ पे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम आगे पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाएँगे। इस बार तो काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आया था, सबने ऐसा बताया। ओके। तो सबसे तो इम्पोर्टेंट जो मैंने किया वो सेल्फ बिलीफ में था। सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर पल्लवी, प्लस उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करते जाइए, तो कॉन्फिडेंस और बिलीफ स्टार्टिंग से ही रखना है, प्रिपरेशन की ड्यूरेशन हाँ, से ही। बहुत आप एंटर किया आपने सोचा है कि आपको प्रिपरेशन करना है, तो सेल्फ बिलीफ उसी दिन से आपके अंदर होना चाहिए। वेरी नाइस। तो रियली लव योर कॉन्फिडेंस पल्लवी। और वी आर हैप्पी कि टेक्स्ट बुक भी आपकी इस जर्नी में हेल्प किया, सो वेरी वेरी हैप्पी। और आपने टाइम निकाला इस इंटरव्यू के लिए, उसके लिए वेरी थैंक यू टू यू। और कुछ भी गाइस आपको पूछना हो पल्लवी से मोटिवेशन के रिगार्डिंग या जो भी आपकी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, आप कमेंट्स में जरूर लिखना वीडियो के नीचे, और पल्लवी आई एम श्योर विल टेक आउट टाइम टू रिप्लाई बैक। तो थैंक यू सो मच पल्लवी फॉर बीइंग हियर। थैंक और यू सो आपका मच मैम। कॉन्फिडेंस देख के तो लग रहा है मतलब हाँ इन्फेक्शियस है, और होना चाहिए सब स्टूडेंट्स में। आई होप कि आगे 2024 में भी सारे ही स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से तैयारी करें। और अभी से आई थिंक जुलाई ऑनवर्ड्स आपके साइकिल हाँ, स्टार्ट होता है, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है। तो गाइस तैयारी शुरू कर दीजिए अभी भी नहीं किया है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जो आपको पल्लवी ने आज यहाँ पे शो किया है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच, थैंक यू पल्लवी।